चिमटा और मनुष्य का हाथ किस प्रकार का उत्तोलक है, मतलब किस टाइप का लीवर है आपका, जिसमें आप लोगों में से सिर्फ 29% लोगों ने सही आंसर दिया था कि थर्ड टाइप का है। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि जो पहले टाइप के उत्तोलक होते हैं, फर्स्ट क्लास के लीवर होते हैं, उसके एग्जाम्पल आपके क्या क्या हैं, कैंची है, साइकिल का ब्रेक है, तराजू है, झूला है, नेल कटर है, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। और जो सेकंड टाइप के लीवर होते हैं हमारे, उसका होता है हमारा एग्जाम्पल जो होता है पहिया गाड़ी होती है, जो हमारी नींबू निचोड़ने वाला मशीन होता है। और जो थर्ड क्लास होता है उसमें चिमटा होता है, मनुष्य का हाथ होता है या किसान का हल होता है। और इसमें से 2% लोग तो ऐसे भी जिन्होंने फोर्थ क्लास को आंसर दिया हुआ है, जबकि फोर्थ क्लास होता ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया था मैंने कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला आपका क्या होता है, मोमेंटम मतलब आपका संवेग क्या होता है। तो संवेग इजिकल टू आपका P इजिकल टू M इंटू V होता है। तो ये चीज़ आपको पहले बता रखी थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने M इंटू A लिखा हुआ है, यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला पूछा नहीं जा रहा था, और कुछ लोग M प्लस V लिख रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एक्सटर्नल फोर्स अगर इंक्रीज करने पे हमारे सेंटर ऑफ मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम रहता है। तो सिर्फ 34% ने सही आंसर दिया हुआ है इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ये जो आपका एक बेसिक क्वेश्चन है पहले चैप्टर का, पहली लाइन ही यही है, तो ये भी आप लोगों ने बहुत गलत लिखा हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका विच इज द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन। आपसे पूछा कि सेम डायमेंशन इनमें से किसका है, तो वो आपका इम्पल्स और मोमेंटम का होता है, जो कि आपका होता है ML-T-1। ये भी सिर्फ 42% लोगों ने सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का आपका डायमेंशन क्या होता है, तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका हाफ mv² होता है। तो m का आपका हो जाएगा, m का आपका m हो जाएगा, v का आपका हो जाएगा LT-1, तो इसका स्क्वायर है, तो LT-1 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो m आपका m होगा, l का स्क्वायर हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। तो आपका आंसर ML2T-2 था उसका, वो सिर्फ 50% लोगों ने सही आंसर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए आपको एक क्वेश्चन ये बोला गया था कि आपको दिया हुआ है फोर्स का एक इक्वेशन दी हुई है AT प्लस BT², जहाँ पे आपका T टाइम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि A और B का आपका डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप लोग। आपको दिया हुआ है ये फॉर्मूला दिया हुआ था F इजिकल टू AT प्लस BT² दिया हुआ था। देखिए F का आपको पता है डायमेंशन क्या होता है ML-T-2, जिसको पता नहीं है वो M इंटू A से भी निकाल सकता है उसको। यहाँ पे आपने क्या किया, T कॉमन ले लिया, T कॉमन लिया तो वहाँ पे आपका अंदर क्या बचेगा A प्लस BT। तो देखिए ML-T-2 हो गया, T जो हमने कॉमन लिया उसका डायमेंशन हमको T पता है कि टाइम का ये होता है A प्लस BT हो गया। तो देखिए आप यहाँ से इस T को इसके नीचे ले आइए, नीचे आया, यहाँ पे नीचे आ गया, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा ML-T-2 इंटू T-1। तो ऊपर है तो अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा M, तो T की आपकी क्या पावर क्या हो जाएगी -2 -1, तो क्या हो जाएगा T-3। तो यहाँ पे क्या हो गया ML-T-3। तो देखिए उसके बाद आप कुछ तो कर नहीं सकते इसमें, तो A को एक बार इसके इजिकल टू में रख लीजिए, A इजिकल टू ये आ गया आपका, एक बार B को रख लीजिए इसके बार। तो देखिए BT इजिकल टू ML-T-3 हो गया, तो T आपका यहाँ पे भी नीचे जाएगा, तो -1 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका ML-T-4। अगला क्वेश्चन है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया हुआ था 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आपको SI यूनिट में चेंज करना था। SI यूनिट क्या होती है इसकी, डाइन की आपका न्यूटन हो जाएगा और सेंटीमीटर का आपका मीटर हो जाएगा। कुछ लोग इसको 106 समझ रहे थे, तो वो अगर 106 समझ के भी ये आंसर इनका गलत था। तो ये पता नहीं 62% कौन थे, इतने सारे लोगों ने इसका गलत आंसर दिया था, जबकि इसका आंसर जो था वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। देखिए कैसे कहेंगे इसको, 10⁶ आपको दिया हुआ है, डाइन को आप चेंज कीजिए अगर, तो उसको चेंज करेंगे तो 10⁻⁻5 हो जाएगा न्यूटन में। अगर अपॉन में देखिए जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर होता है आपका 10⁻⁻2, तो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 10⁻6 ऊपर रखा हुआ है और 10⁻4 -4 नीचे हो जाएगा, तो ऊपर चले जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 10⁻6 -5 +4। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -5 से +4 गया तो -1 बचा, और यहाँ पे 6 बचा, तो क्या हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपका इसका 10⁵ आंसर था। उसके बाद देखिए द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज द। तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी का आपका डायमेंशन होता है वो क्या होता है, अभी आपको ऊपर निकाल के दिखाया था, हाफ mv² से आप निकाल सकते हो उसको mv², तो ML-2T-2 होता है, जो कि आपका वर्क का भी सेम होता है। उसके बाद देखिए अगला आपका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ, ये भी
सिर्फ 23% लोगों ने सही आंसर दिया है। कुछ बोल रहे हैं चार्ज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो ये होता है आपका एनर्जी का होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू आपका ये भी पूछा जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। उसके बाद अगला देखिए, एक ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि एब्सोल्यूट एरर आपका क्या होता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसी में डेफिनेशन में ही साफ साफ दिया हुआ है, तो ये भी सिर्फ 17% लोगों ने सही आंसर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए लाइट ईयर का पूछा गया कि लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है, तो उसमें कुछ लोग टाइम का बोल रहे हैं, कुछ लोग मास बोल रहे हैं, तो उसका रियल आंसर था दूरी, डिस्टेंस। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लाइट ईयर होता कितना है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 12 होता है, 10⁻12 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है पार्सेक इज इक्वल टू क्या होता है आपका 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर में। अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है दूरी नापने की, तो पार्सेक है। सबसे छोटी पूछा जाए तो वो आपकी फर्मी है। तो एक फर्मी बराबर क्या होता है आपका, वो होता है आपका 10⁻15। एक लड़का है जो एक ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, मान लीजिए ए पॉइंट है आपका, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वो जाता है बी पॉइंट तक। बी पॉइंट तक गया और वो बोल रहा है कि ए से बी तक का डिस्टेंस आपका कितना है, 3 किलोमीटर है। तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया बीच में। तो बोल रहा है कि उसके बाद कि वो ए पे वापस आ जाता है, तो वापस ए पे आ गया, तो वो पूरा डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने, 3 पहले गया फिर 3 आया, तो मतलब उसने डिस्टेंस जो टोटल कवर किया वो किया है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर किया। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि अगर वो बोल रहा है कि 2 घंटे लेता है इस पूरे में, आने में भी जाने में 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपको पता है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 6 किलोमीटर किया है। तो 6 बटा टाइम कितना हो जाएगा आपका, अपॉन टाइम कितना है 2 आवर, तो 6/2 आपका कितना हो जाएगा 3। सिंपल सा आंसर था, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा। उसका भी आंसर यहाँ पे बहुत गलत दिया हुआ है। उसके बाद देखिए अगला है आपका कि एक लड़का आपका ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, बी पॉइंट तक जाता है और उसके बीच का डिस्टेंस कितना बोला है, 1.5 पूछा है, 1.5 किलोमीटर दिया हुआ है। तो वो बोला जा रहा है कि ए से वो गया बी पे गया और बी से फिर वापस ए पे आ गया है। तो क्वेश्चन पूछा था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, मतलब वेलोसिटी मतलब इसका औसत वेग क्या होगा। तो आपका पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना हुआ, वो आप यहाँ से यहीं पे वापस आए तो यहाँ पे इसका कितना विस्थापन हुआ, ये तो 0 हो गया विस्थापन। और टाइम आपका कुछ भी दिया हो, चाहे टाइम आपका 2 दिया हो 4 दिया हो, आंसर 0 आएगा उसका सीधे सीधे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका कि एक बॉडी है आपकी जो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, मतलब वो रुकी हुई है उसके बाद चलती है और एक स्ट्रेट लाइन में चलते, चाहे वो चलो किसी में भी चले, ये खाली एक फॉर्मेट है बोलने का कि वो चलती है। उसके बाद उसका क्या होगा, वेलोसिटी आफ्टर क्या डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर के बाद उसका जो वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब त्वरण उसका पूछा जा रहा है। तो देखिए कभी भी ये चीज़ याद रखिए कि अगर कोई चीज़ रेस्ट से चलना स्टार्ट होती है, रेस्ट पे यहाँ पे थी, यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, तो हमेशा इसका जो u होगा वो 0 होगा और v आपको दिया रहेगा। अगर बोला जाए कि कोई चीज़ रेस्ट पे नहीं है, वो चल रही है, पहले से चलती हुई चल रही है और उसके बाद उस पर ब्रेक लगाया जाता है या उसको रोका जाता है, तो उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में आपका v 0 होता है। अगर ऐसा बोला जाए, अगर गतिमान चीज़ है तो उसमें आपका स्टार्टिंग में u दिया रहेगा, v 0 होगा अगर उसको रोक रहे हैं तो। और अगर कोई स्थिर अवस्था में है, मतलब रुकी हुई अवस्था में है, उसको वहां से चलाया जाता है तो उसमें आपका u 0 होगा। इस चीज़ को याद कर लीजिए आप। उसका देखिए आपको पता है कि v = u + 80 होता है, u आपका 0 है। देखिए आपको u 0 हो गया, v आपका 8 दिया हुआ है, s आपका मतलब जो दूरी तय की है उसमें डिस्टेंस वो 32 दे रखा है और a आपका पूछा जा रहा है। फॉर्मूला आपको पता है कि v = u + 80 होता है, तो u = 0 रख लो यहाँ पे, तो 8 = 80 आ गया आपका। तो यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालें, क्योंकि a तो हमसे पूछ रहा है, t की वैल्यू निकाले तो 8/a आ गया आपका। इक्वेशन आपकी एक यहाँ से बन गई। तो दूसरा फॉर्मूला होता है आपका s = ut + ½ at²। तो s = आपको पता है 32 है, u आपको पता है कि 0 है, गुणा t हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा। उसके बाद आपका जो हाफ हो गया और a t² t की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ से 8/a रख दिया, तो 8/a का स्क्वायर हो जाएगा, t² है तो यहाँ से 32 = ये 0 हो गया पूरा, हाफ बचा a, 8 का स्क्वायर आपका 64 हो गया और a का स्क्वायर आपका a² हो गया, तो 64/a²। इस a से हमने एक a को काट दिया तो a अपन में 1 बचा हुआ है और 2 से हमने 64 को काटा तो ये 32 आ गया और 32 से हमारा ये 32 कट गया, तो हमारा बचा क्या 1 = 1/a। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे पता चला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका, तो यहाँ पर इसका a = 1 हो जाएगा। तो ये इतना आसान सा क्वेश्चन एक वीडियो मिलेगी जिसमें उस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका
जो मूल मात्रक नहीं है, इसमें से कौन सा आपका मूल मात्रक नहीं है, मीटर, केजी, न्यूटन या सेकंड, तो आपका आंसर बी हो जाएगा इसका, न्यूटन आपका इसमें से मूल मात्रक नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है व्युत्पन्न या ड्राइव्ड यूनिट है, इसमें से कौन सा आपका ड्राइव्ड यूनिट है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है या मीटर पर सेकंड है। ड्राइव्ड यूनिट आपका जो व्युत्पन्न राशियाँ होती है वो आपकी मूल राशि से मिलकर बनी होती है, तो आपका मीटर पर सेकंड जो डी आंसर है, डी वाला आंसर होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 6 डाइन, 10 की घात 6 डाइन या 10 की घात 5 डाइन या 10 की घात 5 डाइन, तो इसका आंसर आपका रहेगा 10 की घात 5 डाइन, ये आपको पहले बता चुका हूँ। मीट्रिक तथा डेसिमल पद्धति बोला जाता है, इसमें से किसको आपका मीट्रिक और डेसिमल पद्धति बोला जाता है, तो इसका आंसर आपका बी वाला रहेगा, CGS। उसके बाद देखते हैं ब्रिटिश पद्धति बोला जाता है, ब्रिटिश पद्धति आपका किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है आपके FPS को। और उसके बाद देखते हैं ऐसा यूनिट है, इसमें से कौन सा आपका ऐसा यूनिट है, FPS का सुधरा रूप है ऐसा यूनिट, या CGS का सुधरा रूप है, MKS का है या सभी का है, तो इसका आंसर आपका रहेगा C, MKS का सुधरा रूप ऐसा पद्धति है। ताप का ऐसा मात्रक है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या सभी है, तो जो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की वो होती है केल्विन। उसके बाद देखते हैं समतल कोण का ऐसा यूनिट होता है जो आपका डिग्री होता है, थीटा या रेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है या BSc दोनों होता है। तो देखिए जो आपका समतल कोण होता है उसका आपका रेडियन होता है, और जो आपका दूसरा पूरक मात्रक है घन कोण बोलते हैं इसको, उसका आपका स्टेरेडियन होता है, जो आपका ठोस कोण होता है। उसके बाद देखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर आपका 10 की घात ऋण 10, 10 की घात 15, 10 की घात 10 या 10 की घात ऋण 15 होता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा 10 की घात ऋण 10 होता है। और इसके आप अगर आपसे पूछा जाए कि तरंग दैर्घ्य की यूनिट क्या होती है, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, तो वो एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद देखते हैं 1 प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो वो आपका 9.46 × 10⁻15 होता है। उसके बाद देखते हैं 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलीय दूरी, वो आपका कितना होता है, उसका आंसर रहेगा आपका 3.08 × 10⁻18 मीटर। और 1 फर्मी कितना होता है आपका, फर्मी जो आपकी दूरी नापने की सबसे छोटी इकाई है, ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी इकाई दूरी नापने की कौन सी होती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 10⁻−10, 10⁻9, 10⁻−15 या 10⁻12 मीटर, तो इसका आंसर रहेगा C वाला 10⁻−15 मीटर। उसके बाद बात करते हैं 1 गैलन बराबर कितना होता है, 4.5 लीटर, 3.7 लीटर या 4.4 लीटर या 3.6 लीटर, तो इसका आंसर आपका रहेगा 3.78 लीटर होता है आपका 1 गैलन बराबर। आपका जो प्रतिबल है मतलब स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला कौन सा है आपका, F/A है, F/L है, F/T है या F/A² है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है आपका, प्रतिबल जो आपका होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस, तो ये होता है आपका F/A। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो उसका यूनिट होगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका यूनिट रहेगा। इसी प्रकार से आप इसका विमा भी निकाल सकते हैं। और एक आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का क्या रहता है, अगर आप सरफेस टेंशन पूछा जाए तो सरफेस टेंशन का आपका रहता है F/L, प्रति एकांक लंबाई पर जो आपका फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन, और इसकी यूनिट अगर बात करें तो न्यूटन पर मीटर रहता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इसी के साथ में आप सरफेस टेंशन का भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आवेग, आवेग क्या होता है आपका, F/T होता है या फिर F/A होता है, F/A² होता है या F/R होता है। जो आपका आवेग होता है ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है F/T, और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो न्यूटन सेकेंड इसका यूनिट होता है। उसके बाद देखते हैं शक्ति का यूनिट क्या होता है आपका, शक्ति का आपका जूल पर सेकेंड होता है, वॉट होता है, जूल होता है या A और B दोनों सही है, इसका आपका वॉट होता है। उसके बाद देखिए कार्य तथा ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है आपका, mgh, mg, ma² या ma, ये आपका होता है mgh, कार्य इक्वल टू mgh या ऊर्जा इक्वल टू mgh से निकलेगा। m आपका यहाँ पे मास हो जाएगा, g आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और h हो गया आपकी हाइट। उसके बाद देखते हैं प्रतिबल का विमीय सूत्र कौन सा आपका, ये देखिए प्रतिबल अभी आपको मैंने बता रखा था, प्रतिबल इक्वल टू होता है आपका F/A, तो अगर F का विमा निकालें तो ma से निकाल सकते हैं, वो होता है आपका mL/T-2, T-2 अपॉन आपका A का होता है L², तो अगर L ऊपर जाएगा तो वो -2 हो जाएगा, और ऊपर एक 1 प्लस से है तो आपका हो जाएगा mL-1 T-2, तो आपका A आंसर इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं निम्न में से कौन सी विमाहीन राशि है, घनकोण है आपका विमाहीन या आपेक्षिक घनत्व है, विकृति है, पाइजन अनुपात है या ये सभी, तो इसका आंसर रहेगा ये सभी। ये आपको भी मैंने बता रखा है कि इसमें से
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकृति की बीमा बताइए या अपेक्षित घनत्व का बीमा बताइए, तो ये बीमाहीन राशियाँ हैं। उसके बाद देखते हैं अपर्तनांक की बीमा बताइए। अपर्तनांक का बीमा आपका t-1 या l-1 या a-1, तो इसमें से कोई भी नहीं होता। इसका आंसर रहता है आपका ये बीमाहीन राशि है, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं रहता। उसके बाद देखते हैं 1 ईयर कैलिपर्स का अल्पतमांक, जो आपका लीस्ट काउंट है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 ईयर कैलिपर्स का आपका अल्पतमांक कितना है, 0.1, 0.01, ये आपका सब सेंटीमीटर में है, 0.001 या 0.001 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आपका रहता है 1 ईयर कैलिपर का जो आपका रहता है 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप सेंटीमीटर नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपको मीटर में भी दिया रहे। उसके बाद देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला क्या है, ये भी आपको बता चुका हूँ। वास्तविक मान माइनस मापित मान है, मापित मान माइनस वास्तविक मापित, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा वास्तविक मान माइनस मापित मान, ये आपका निरपेक्ष त्रुटि यहाँ से निकल जाएगी। उसका देखते हैं स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना है, तो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट आपका है 0.01 सेंटीमीटर। 1 ईयर कैलिपर का 0.01 था आपका, और इसका आपका 0.001 सेंटीमीटर है। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि साधारण पैमाने का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो वो आपका होता है, अगर साधारण पैमाने बोले जाए तो वहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर होता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता किस त्रुटि के अंतर्गत आती है, तो कौन से टाइप के अंदर आती है। तो पहला है आपका रैंडम एरर, लीस्ट काउंट एरर, सिस्टमैटिक एरर या सभी, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी वाला, जो आपका सिस्टमैटिक एरर होता है उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद देखिए एक आपको ग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपके y में v है और नीचे t है, आपका x में t है, और आपका एक जो पॉइंट है वो a से b है, तो मतलब आपका जो टाइम है वो चेंज होते रह रहा है, और लेकिन आपका ये पॉइंट a पे ही रहेगा, तो इसका मतलब ये विराम में है। तो ऑप्शन देखिए, वस्तु नियत वेग से चल रहा है, वेग बढ़ रहा है, वस्तु पॉइंट a पर विराम स्थिति में है, तो यहाँ से आपका आंसर c हो जाएगा कि a पे विराम स्थिति में। देखिए टाइम चेंज होते रह रहा है लेकिन वो a से बढ़ नहीं रहा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, ये भी ग्राफ है कि ये किस चीज़ का ग्राफ है, आपका कौन सा आंसर का सही रहेगा। तो इसका आंसर देखिए आपका त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण कम हो रहा है, नियत त्वरण है या त्वरण 0 है। देखिए v और t के बीच में अगर ग्राफ है आपका तो त्वरण के लिए होगा, क्योंकि v आपका होता है वेग होता है, और वेग परिवर्तन की दर को अपना त्वरण बोलते हैं, तो ये इसका आंसर रहेगा आपका सी। तो सी वाला नियत त्वरण है इसका, ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद देखते हैं गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है, इसमें से ये पूछा जा रहा है। तो v = u + at ये आपका पहला समीकरण है, और s = ut + ½ at² ये आपका दूसरा समीकरण है, ये इसका आंसर रहेगा। और v² = u² + 2as आपका तीसरा समीकरण है। जो आपका ये इक्वेशन है इसमें s आपका विस्थापन है, u आपका प्रारंभिक वेग है, t समय है, a आपका त्वरण हो गया और t इसका टाइम हो गया। उसके बाद देखते हैं यदि कोई पिंड या बॉडी किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है तो उस बॉडी का प्रारंभिक वेग कितना होगा। ये पूछा जा रहा है कि आपको एक यहाँ पे रखा हुआ है हवा में, मान लीजिए इसको, ये आपकी अर्थ है, यहाँ पर से आप इसको नीचे को फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर से इसकी जो प्रारंभिक वेग होगा u वो कितना होगा पूछा जा रहा है। तो इसका जो u होगा वो यहाँ पर से 0 होगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एक यहाँ पर है आपका कोई भी बॉडी है, इसको ऊपर फेंका जा रहा है, तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो आपका u होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे नीचे होगा वो आपका u होगा, लेकिन ये कुछ होगी, मतलब चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, कुछ भी हो सकता है, और इसका जो अंतिम वेग होगा वो आपका यहाँ पे 0 होगा। ये चीज़ को आप नोट कर लीजिए, इससे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल का अलग से पार्ट बनेगा, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा इस बारे में। तो अभी आप इतना देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं किसी ऊंचाई से गिराने पर, ये क्वेश्चन हो गया आपका कोणीय वेग और रेखीय वेग में आपका क्या संबंध है, ये पूछा रहा है। यह मैंने आपको कल ही बताया था कि v = r ω होता है, जहाँ पे v आपका रेखीय वेग हो गया, मतलब लीनियर वेलोसिटी, r आपका रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया, और ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गया। उसके बाद देखते हैं 31वां क्वेश्चन आपका, आवर्ती और आवर्तकाल मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में कौन सा आपका रिलेशन है, ये पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला इसका t = 1/f², t = f, f = 1/t² या t = 1/f। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो आपका t = 1/f है। संवेग परिवर्तन कहलाता है, तो आपका संवेग जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है आपका आवेग। जो आंसर आपका डी है वो आपका सही आंसर रहेगा। और संवेग अगर परिवर्तन का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होता है, P = m × v होता है, मतलब आपका द्रव्यमान गुणा वेग होता है। उसके बाद देखते हैं 1 जूल बराबर कितना होता है। जूल आपका SI यूनिट है, और उसके बाद अगर CGS में पूछा जाए कि 1 जूल बराबर कितना होता है तो वो आपका 10⁻7 अर्ग होता है। तो डी वाला आंसर इसका सही रहेगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है,
तो हर्ट्ज है, वोल्ट है, वॉट है या न्यूटन है, तो इसका आंसर सी रहेगा आपका, वॉट है, सबको पता होगा। फॉर्मूला भी देख लीजिए, P=W/T। उसके बाद देखते हैं कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ट्ज क्या मापा जाता है, तो हर्ट्ज में आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष आपको दूरी की इकाई है, और ये क्या होता है प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि कितना होता है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर में बोला जाए तो 10⁻13 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रकाश वर्ष होता है, ये मैं आपको भी बता चुका हूँ कि प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष में दूरी, तो ये आपका सी आंसर रहेगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां नापने के लिए किसके बराबर है, तो इसका आंसर बी है आपका 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है आपका एक पारसेक। ये आपकी दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो देखिए यहाँ पे इसका रिलेशन भी दिया हुआ है, एक पारसेक बराबर आपका 3 × 10⁻16 मीटर, प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर, और एक पारसेक बराबर 3.2 प्रकाश वर्ष होता है। पारसेक दूरी की इकाई है, ये भी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए 1 नैनोमीटर होता है, तो ये आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, अगर मीटर में दिया होता तो 10⁻⁹ होता। अगर 10⁻⁹ मीटर होता तो फिर उसमें इंटू 10⁻² से करेंगे तो सेंटीमीटर में निकल जाएगा, तो इसका आंसर आपका बी वाला रहेगा। उसके बाद देखिए 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ऊपर सेंटीमीटर में दिया हुआ था। उसके बाद देखते हैं एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है, तो ये भी बता चुका अभी, तरंग दैर्घ्य की इकाई है आपकी। उसके बाद देखिए 1 हॉर्स पावर कितने वाट होता है, तो आपको पता है कि 1000 वाट होता है, या 746 या 750 या 748, तो 746 इसका आंसर रहेगा। उसके बाद देखते हैं एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है, तरंग दैर्घ्य की बता दिया। एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट होता है, 746 वाट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है, देखिए बल एक अदिश राशि है, वेग है, या दाब है, या त्वरण है, तो बल आपकी सदिश है, वेग भी आपकी सदिश है, त्वरण भी आपकी सदिश है, लेकिन आपका जो दाब है ये आपका अदिश राशि है। उसके बाद कहते हैं 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, माइक्रोन बराबर होता है आपका 10⁻⁻6। देखिए माइक्रोन अगर हमारा, ये आपको बोल रहा है मिलीलीटर में, mm में पूछ रहा है, ml में, तो उसमें आपका क्या होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, तो ये 10⁻⁻3 हो जाएगा, क्योंकि ml में पूछा जा रहा है। देखिए 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। उसके बाद इसको अगर मिलीलीटर में चेंज करेंगे, mm में मिलीमीटर में चेंज करेंगे, तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻3, इसका आंसर रहेगा। उसके बाद देखते हैं 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, तो देखिए पिकोग्राम 6 आपका नहीं होता है, 9 आपका नहीं होता है, 15 आपका फर्मी हो गया, 9 नैनो हो गया, तो आपका इसका आंसर रहेगा 12, तो 10⁻⁻12 ग्राम आपका होता है। देखिए पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम, माइक्रोग्राम 10⁻⁻6, और फेम्टोग्राम है आपका 10⁻⁻15, इसको हमारा फर्मी बोला जाता है वहाँ पे। मिलीग्राम 10⁻⁻3, और नैनोग्राम आपका 10⁻�9। उसके बाद देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें कुछ पुराने क्वेश्चन भी हैं जो मैं पहले भी PDF में दे चुका हूँ, वो मैंने इसी में ऐड कर रखे हैं, तो उनके बारे में आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में ओजोन की मोटाई को नापा जाता है। ओजोन की मोटाई आपकी किससे नापी जाती है, नॉट से नहीं, डॉप्सन से नापी जाती है, ये देखिए। और जो आपका ये जहाज़ों का नापने के लिए यूज़ किया था, प्वाज आपका जो किया था पानी के लिए यूज़ किया था, और मैक्सवेल तो आपका अलग चीज़ हो गई। उसके बाद देखिए जो इसमें एक क्वेश्चन और है कि ये देखिए क्यूसेक जो आपका होता है, आपको दिया हुआ है, देखिए बार जो आपका होता है वो दाब के लिए होता है, रिएक्टर आपका भूकंप के लिए होता है, बाइट आपका कंप्यूटर के लिए यूज होता है, और जो क्यूसेक होता है आपका वो प्रवाह की दर, जल के प्रवाह की दर या द्रव के प्रवाह की दर नापने के लिए होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण का यूज़ किया जाता है, तो हवा में आर्द्रता आपको नापना है, आर्द्रता मतलब आपका हाइग्रोमीटर, इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि आर्द्रता है तो मतलब ग्रेवी मतलब है ग्रेवी हाइग्रो, इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूध का अपेक्षित घनत्व तो आपको इसको पता है कि लैक्टोमीटर द्वारा नापा जाता है, दूध का घनत्व किसके द्वारा, लैक्टोमीटर द्वारा। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि फैदोमीटर का उपयोग किसको नापने के लिए किया जाता है, तो फैदोमीटर का उपयोग आपकी समुद्र की गहराई के लिए यूज किया जाता है।
आप हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। जिसने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा वो आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपका। एक पदार्थ का मापित मान आपका 4 kg दिया हुआ है और वास्तविक मान आपका 4.2 kg दिया है। तो पूछा जा रहा है कि निरपेक्ष त्रुटि आपकी कितनी है। तो देखिए आपका निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला होता है, निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है आपका वास्तविक मान माइनस मापित मान। तो आपका देखिए वास्तविक मान दिया हुआ है 4.2 और माइनस मापित मान आपका कितना है 4 है, तो 0.2 आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो आपकी निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। उसका देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आपका। अगला क्वेश्चन है एक मापक में एक मात्रा का वास्तविक मान 10 सेंटीमीटर है और 5 बार उसे मापा जाता है, तो मापा गया मान क्रमशः कितना निकलता है 5 बार मापने पे 8.5, 9, 9.5, 8 और 8.5 ये दिया हुआ है। तो मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा मापक ये जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, निरपेक्ष त्रुटि के प्रत्येक प्रेक्षकों का योग अपॉन प्रेक्षकों की कुल संख्या। तो प्रेक्षकों की कुल संख्या आपको दी हुई है कि 5 है, अगर नहीं भी दी होगी तो आप इनको गिन सकते हैं कि 8.5 1 हो गया, 9 2, 9.5 3, 8 फिर 4 और 8.5 5, ये आपको दिया भी है। अगर नहीं भी दिया तो वहाँ पर गिन सकते हैं कि प्रेक्षकों की कुल संख्या आपकी 5 है। तो निरपेक्ष त्रुटि में प्रत्येक प्रेक्षकों का योग, अब देखिए निरपेक्ष त्रुटि आपको निकालना बता दिया कि वास्तविक मान माइनस आपका मापित मान होता है। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका वास्तविक मान आपको 10 दिया हुआ है, तो वहाँ से आपके निरपेक्ष त्रुटि निकल जाएगी। जैसे कि अगर 8.5 के लिए बात करें कि निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी, तो 1.5 हो जाएगी, 9 के लिए 1 हो जाएगी और फिर 9.5 के लिए 0.5 हो जाएगी। इसी प्रकार से 5 के 5 आपके निकल जाएंगे। तो देखिए आपके क्या क्या निकले हैं 1.5, 1, 0.5, 2 और 1.5। तो आपका फॉर्मूला था कि ऊपर आपको क्या करना था, निरपेक्ष त्रुटि में जितने भी आ रहे हैं उनको सबको ऐड करना था। ऊपर आपने ऐड कर दिया और नीचे आपको बोला कि प्रेक्षकों की कुल संख्या कि कितने बार हमने उसको मापा है उसकी कुल संख्या, तो 5 हो गया। तो अगर इनको ऊपर का जोड़ें हम तो ये आता है 6.5/5, तो आंसर इसका हो जाएगा 1.3, जो कि आपका आंसर नंबर सी है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया यदि आवेग इम्पल्स दिया आपको 15 न्यूटन सेकेंड, वह अगर उसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए जिससे कि आपका इतना इम्पल्स जनरेट हो जाए, कितना 15 न्यूटन सेकेंड जनरेट हो, तो इम्पल्स और आपको फोर्स दिया हुआ है, तो बोला कि कितना समय के लिए इस फोर्स को रखना पड़ेगा। तो देखिए आपको दिया हुआ है इम्पल्स का आपको फॉर्मूला पता है कि F/T होता है, आवेग बराबर बल गुणा समय होता है। तो आवेग आपको 15 दिया हुआ है, F आपको 10 दिया हुआ है फोर्स और T आपको निकालना है। तो यहाँ से अगर T = करेंगे तो ये आपका नीचे चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका T = 15/10, तो ये आपके आ गया 1.5 सेकेंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 10 सेंटीमीटर की लंबाई का एक द्रव पर 4 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है, तो उसका पृष्ठ तनाव आपको निकालना है। देखिए पृष्ठ तनाव का आपका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ऐसे अगर आपके पास न्यूमेरिकल मिलते हैं तो न्यूमेरिकल में आपको देखना है पहले उसका आंसर की किस फॉर्म में दिया है। न्यूटन मीटर दिया हुआ है, देखिए सारे आंसर आपके न्यूटन मीटर में है, तो न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे हमारा अगर निकलेगा तो ये तो सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको चेंज किया जाएगा। तो लेंथ आपकी जो 10 सेंटीमीटर दी थी उसको आपने पहले मीटर में चेंज किया है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो अपॉन 100 करेंगे सेंटीमीटर से, तो ये आपका आ जाएगा 1/10 मीटर। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 1/10 मीटर आ जाएगा। तो देखिए आपका फॉर्मूला होता है T = F/L, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। तो F इसमें आपका न्यूटन में होना चाहिए और L आपका मीटर में होना चाहिए। तो न्यूटन में आपको दिया हुआ है, अगर न्यूटन में नहीं दिया होता तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ता। तो देखिए क्या होगा आपका, तो T = F/L होता है, F आपको 4 और L आपने निकाला है 1/10, तो 1/10 था वो वापस ऊपर चले जाएगा, तो 4 × 10/1 हो जाएगा, तो 40 न्यूटन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पृष्ठ तनाव को 4 गुना कर देने पर केशनली की ऊंचाई क्या होगी। आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो केशनली की ऊंचाई का फॉर्मूला था आपका क्या था, H = 2T cos θ/RD और G। तो देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि उसकी पृष्ठ तनाव को 4 गुना कर दिया जाए, तो T को 4 गुना कर रहे हैं, तो ये समानुपाती है, S समानुपाती T है, तो जितना गुना भी करेंगे H भी उतना ही गुना हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर रहेगा कि 4 गुना हो जाएगा। आपको ये भी दिया हो सकता है कि 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं एक केशनली पर द्रव 10 सेंटीमीटर तक चढ़ता है, उसकी हाइट दी हुई है, वह द्रव का वस्तु पृष्ठ तनाव 10 न्यूटन/मीटर है तथा द्रव का घनत्व 4 kg दिया हुआ है। केशनली की त्रिज्या ज्ञात करनी है, आपको R निकालना है
और स्पर्श कोण आपका दिया है 0 डिग्री। तो देखिए h 10 सेंटीमीटर, t आपका 10 दिया हुआ है, d आपका 4 दिया हुआ है, g आपका दिया नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी दिया नहीं रहेगा वहाँ पे आप 10 इसको ले सकते हैं। और थीटा आपका यहाँ पे थीटा आपका 0 डिग्री दिया हुआ है। उसका देखिए फॉर्मूला होता है आपका h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r dg। तो इसमें भी आपका जो देखिए h दिया हुआ है वो दिया है सेंटीमीटर में। h अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि आप देखिए जो नीचे आपको और दिए हैं यूनिट, यहाँ पे 10 न्यूटन मीटर दिया हुआ है और यहाँ पे भी आपका मीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो इसको आप पहले सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे। अगर इसको आप बिना मीटर में चेंज किए सीधे इसको 10 रख देंगे तो वहाँ पे भी आपका आंसर आएगा और इससे मैच भी करेगा। किसी न किसी ऑप्शन से आपका कोई ना कोई ऑप्शन से आपका मैच करेगा और आप उसको सही समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आपकी माइनस मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद देखिए तो h इक्वल टू आपका 10 दिया था सेंटीमीटर में, अपॉन 10 किया तो मीटर में आ गया आपका। तो 2 आपका 2 हो गया, t आपको 10 दिया हुआ है, cos थीटा आपका थीटा 0 था तो cos 0 हो गया, r आपको निकालना है, d आपको 4 दिया था और g आपका 10 हो गया। तो उसके बाद देखिए ऊपर जो आपका 1/10 हो गया, 10 से 100 कटा तो 1/10 आ गया। ऊपर अगर मल्टीप्लाई करें तो 10 दूना 20 cos थीटा, cos 0 की वैल्यू आपकी होती है 1, तो cos 0 की वैल्यू 1 हुई तो यहाँ पे आपका क्या 20 ऊपर आ गया और नीचे आ गया आपका 10 चौको 40 r। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके बाद तो 40 r इक्वल टू आपका हो जाएगा 200। तो आपका आंसर निकल जाएगा 200/40। तो 4 पंजे 20, तो 5 मीटर में आंसर आएगा क्योंकि आपने उसको मीटर में चेंज कर दिया है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है तो देखिए कि 5 मीटर आपका कितना होगा, 500 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन आपके पास 41 फैरेड दिया हुआ है, को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना आपको। तो उसमें क्या होगा, उसके ऑप्शन दिए हैं 10, 5, 12 और 15। देखिए आपको जो फॉर्मूला था, मेन फॉर्मूला था, उसमें आपको देखिए ये फॉर्मूला था आपका कि c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9 इज इक्वल टू k माइनस 273/5 और r/4। इसको आप याद ना भी रखें तो चलेगा। तो इतना आपके पास फॉर्मूला था। आपको इसमें दिया क्या क्या है, इस बार आपसे पूछा जा रहा है फैराड और आपको पूछा जा रहा है डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये और ये सिर्फ इतना आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में इतना ही यूज हो रहा है, तो इसके लिए यूज क्या होगा, c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9। तो देखिए वहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे इसकी। तो f की वैल्यू आपको दी हुई है 41 दी हुई है, तो c/5 आपका c/5 ही रहा, f की वैल्यू 41 रख दी यहाँ पे, 41 माइनस 32/9। तो अगर 41 में से 32 माइनस करेंगे तो 9/9 हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो c/5 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो c इज इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया आपको कि 300 केल्विन दिया हुआ है, उसको आपको डिग्री सेंटीग्रेड में फिर से चेंज करना है। तो इस बार देखिए आपको एक तो डिग्री सेंटीग्रेड वाला फॉर्मूला c/5 यूज होगा और एक केल्विन वाला यूज होगा और बाकी कोई यूज नहीं होंगे। तो आप सीधे सीधे इसको करेंगे, c/5 इज इक्वल टू ये, तो आपका k दिया हुआ है 300 माइनस 273/5। तो 5 से आपका नीचे का 5 कट गया, तो ऊपर अगर 300 में से 273 माइनस करेंगे तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 9वें क्वेश्चन में बात करते हैं कि एक ठोस का प्रारंभिक आयतन आपको दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब, उस समय उसे कमरे के ताप पर रखा गया है। यदि उसे टेम्परेचर 37 डिग्री पर रखा जाए तो उसका वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब हो जाता है। तो उसका आयतन प्रसार ज्ञात करना है आपको। देखिए इसमें आपको जहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, रेखीय प्रसार, आयतन प्रसार या क्षेत्रफल प्रसार, वहाँ पे आपका सेम फॉर्मूला है और सेम चीज़ें दी होंगी। तो देखिए यहाँ पे आपका T1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कमरे का ताप, मतलब आपको पता है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड कमरे के ताप पे होता है, और T2 दिया है उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब उसे 27 से 37 कर दिया है। V1 पहले आपका जब 27 पे था तो 10 मीटर क्यूब था और V2 आपका 30 मीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ पे आपका दो चीज़ें निकल जाएंगी कि जो डेल्टा T है आपका टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है, 10 डिग्री का चेंज हुआ है, और यहाँ पे वॉल्यूम में आपका चेंज कितना हुआ है, 20 का चेंज हुआ है। तो यही चीज़ यूज होंगी अभी आगे। देखिए आयतन प्रसार आपका क्या होता है, आयतन में वृद्धि बटा प्रारंभिक आयतन और गुणा ताप में वृद्धि। देखिए आयतन में वृद्धि कितनी हुई है, 20 अभी हमने निकाल दिया, और उसके बाद प्रारंभिक आयतन कितना था हमारा, 10 था, अपॉन में 10 आ गया। ये तापमान में वृद्धि कितनी हुई है, 10 हुई है। तो यहाँ पे आपका हो गया 20/100। तो ये आपका निकल जाएगा यहाँ से 0 से 0 कटा तो 10 से आपका ये 0.2 हो जाएगा, और इसका आपका यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड -1। उसका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बहुत कुछ आता है इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर रखा है। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाने पर जल का, यहाँ पे जल का क्वेश्चन है कि जल का क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा, घनत्व घटता है, आयतन कम होता है, आयतन बढ़ता है। तो देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे
जो हमारे जल का घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है, तो मतलब घनत्व आपका बढ़ता है, और इसी का उल्टा होता है सेम टू सेम, और आयतन हमारा कम होता है। तो इसका आंसर ए और सी होंगे, ये दो आंसर होंगे इसके। और उसके बाद आपका जो है 11वां क्वेश्चन है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व कितना होता है। तो हमें ये पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व मैक्सिमम होता है, लेकिन होता कितना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ए है आपका 100, बी है आपका 1, सी है आपका 1000 और डी है आपका 10। तो इसका आंसर आपका सी आंसर रहेगा इसका 1000 kg/m³। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो वहाँ पे आपकी जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है आपकी 4200। उसके बाद देखते हैं पदार्थ की ऊष्मा, अगर ऊष्मा को हमने 4 गुनी कर दी तो विशिष्ट ऊष्मा कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए आपका इसका भी एक फॉर्मूला था कि अगर हम इसको 4 गुना कर दें, अगर हम ऊष्मा को 4 गुना कर दें तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। तो देखिए विशिष्ट ऊष्मा जो होती थी हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी किसकी, ऊष्मा की। तो अगर ऊष्मा को हमने जितना भी गुना करेंगे उतना ही गुना हमारी विशिष्ट ऊष्मा भी हो जाएगी। तो देखिए अगर 4 गुने की बात कर रहा है तो अब हमारी 4 गुनी बढ़ जाएगी विशिष्ट ऊष्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट ऊष्मा आपको दिया हुआ है 40, द्रव्यमान आपको 4 kg दिया हुआ है, तो धारिता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। धारिता का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि m इंटू मतलब द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा होता है। तो दोनों आपको दी हुई है, धारिता इज इक्वल टू 4 गुणा 40 हो जाएगा, तो 160 कैलोरी/सेंटीग्रेड। उसके बाद देखते हैं 15वां क्वेश्चन आपके पास है, किसी गर्म वस्तु द्वारा किसी ठंडे वस्तु को 5 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है। तो ठंडे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा कितनी होगी। तो इसका आंसर आपका ए दिया है आपको 2.5, बी दिया है 0, सी दिया है 4 और डी दिया है आपको 5। तो आपको एक चीज़ बताया था मैंने कि ऊष्मा जितनी भी गर्म वाली ठंडे को देगी, मान लो इसने 2 दिया तो ये 2 ही लेगी। तो इसका आंसर ये है आपका 5 कैलोरी वो ऊष्मा ग्रहण करेगी जो ठंडी वस्तु होगी। उसके बाद देखते हैं 16वां क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ पर एक कण वृत्ति गति करता है जो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है। वृत्ताकार पथ का जो व्यास है आपको दिया हुआ है 20 मीटर। तो कण का केंद्र पर क्या त्वरण होगा। या यहाँ पे आपसे पूछा था कि अभिकेंद्र त्वरण क्या होगा, डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, या केंद्र की ओर त्वरण क्या होगा। तो इसको देखते हैं, जो आपको दिया है, जो दिया वेग दिया है आपको इसमें v दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10, और r आपको दिया हुआ है। r आपको यहाँ पे r नहीं दिया है, यहाँ पे आपको व्यास दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखा है। तो जो व्यास होता है हमारा ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, मतलब रेडियस इज इक्वल टू आपका व्यास अपॉन 2। तो आपका व्यास कितना है 20 है, तो 20/2 हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 10 मीटर। और ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे सब कुछ मीटर में दिया हुआ है। देखिए अगर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया होता और यहाँ पे आपका मीटर पर सेकंड है तो आपको इसको मीटर में चेंज करना होता अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता। तो उसका देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आपका ए अभिकेंद्र त्वरण इज इक्वल टू v²/r। तो v आपका वेग है और r आपका रेडियस हो गया। तो v आपका दिया हुआ है 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन r आपने निकाला अभी 20/2 से, तो 20/2 कितना हो गया आपका 10 हो गया। तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया बट्टा 10, तो 10 से 10 कटेगा 100 कटेगा तो 10 बार आ जाएगा। तो आपका जो आ गया त्वरण आ गया वो आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है जिसका कोणीय वेग आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो कोणीय वेग है ये 5 मीटर पर सेकंड होगा, स्क्वायर नहीं होगा। उसके बाद तो उसका रेखीय वेग आपको ज्ञात करना है। देखिए तो आपको पता है कि v = r ओमेगा होता है। तो r आपको दिया हुआ है, r आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये मीटर में है। 4 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में चेंज करेंगे तो 4/100 हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास 5 है, तो 5 से आपका ये कटेगा 100 कटेगा 20 बार, और 20 से आप अगर अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है आपके फिर देखिए 17वां क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ का कोणीय वेग 5 मीटर पर सेकंड, ये स्क्वायर नहीं यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड होगा है, तो उसका रेखीय वेग क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला आपको पता है कि v = r ओमेगा होता है। लेकिन आपको मेन चीज़ यहाँ पे क्या याद रखनी है कि यहाँ पे आपके 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो आपको पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर निकालें, जैसे कि आपका v = r ओमेगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो 4×5 तो 4×5 आपका 20 यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको टिक करके आ जाएंगे। तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि कैसे इसको सही करेंगे। तो इसको पहले हम मीटर में चेंज करेंगे r को, तो r हो जाएगा आपका 4/100,
और आपका ओमेगा 5 दिया हुआ है जो सही है, तो 4 पंजे 20/100 हो जाएगा। तो 1 0 से आपका 1 0 कटा तो 0.2 आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका बी वाला। उसके बाद देखते हैं 18वां क्वेश्चन है, एक उत्तोलक का भार 100 है और उसकी आयास आपकी 12 दी हुई है, तो यांत्रिक लाभ आपसे पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यांत्रिक लाभ का आपको फॉर्मूला याद रखना है जो आपका होता है W/E, मतलब आपका भार बट्टा आयास। तो भार आपका दिया हुआ है 100 और आयास आपको दिया है 12, तो इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो 8.33 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर वह वस्तु 45 डिग्री के कोण पर 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, तो वर्क का फॉर्मूला आपको याद होगा कि एफ डी कॉस थीटा। तो कॉस आपको थीटा यहाँ पे आपको 45 दिया हुआ है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए एफ आपको 10 दिया हुआ है, डी आपको 5 दिया हुआ है, कॉस 45। तो कॉस 45 का मान होता है आपका 1/√2। तो देखिए 10 गुणा 5 हो गया आपका 50 और कॉस 45 हो गया आपका 1/√2, तो 50/√2 इसका आंसर हो जाएगा। या इसका आंसर अगर ये नहीं दिया हो तो इसको आप ऐसे भी, ये भी आंसर दिया हो सकता है 50/√2 गुणा √2/√2। तो √2 गुणा √2 आपका हो जाएगा, एक सेकंड इसको मिटा लेता हूँ, ये आपका √2/√2, ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका 50√2/4, ये भी आपका आंसर हो सकता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन आपके पास, वेग को दोगुना कर देने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वेग का फॉर्मूला आपका, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला k = ½ mv²। तो v स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो k जो आपका है समानुपाती है v स्क्वायर के, तो v जितना भी गुना करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 गुना कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। अगर बोला जाए कि अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तो सिर्फ 2 गुना ही होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली है, उसमें स्क्वायर कुछ नहीं लगाया। तो इसका मतलब कि आपका जितना भी द्रव्यमान को बढ़ाएंगे उतना ही आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन v में आपका स्क्वायर लगा हुआ है तो वो दुगनी हो जाएगी। अगर 2 दिया हुआ है, 2 गुना कर रहे हैं, v को दोगुना कर रहे हैं, तो आपका ke कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर v को अपना 3 गुना कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं, तो आपका ke कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास 21वां क्वेश्चन है, 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी तल से 12 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी है, मतलब रखी गई है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है कि U = mgh होता है। तो m आपको दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना है, 10 kg है, g आपको दिया हुआ है 10 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका h हाइट दे रखी है 12 मीटर की, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 जूल आपका आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, 2 पिंडों के मध्य की दूरी 100 मीटर है। आपको दिया 2 पिंड है आपके पास, देखिए जैसे कि आपके पास एक है, इनके बीच की दूरी आपकी कितनी है, 100 मीटर दी हुई है। आपको वहाँ पे ऐसे अंक दिए जाएंगे जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उनको, ऐसे मतलब पॉइंट में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 1 मिनट में उतना सॉल्व नहीं हो सकता। तो सिंपल मिलता है आपको, बस फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए और बेस क्लियर होना चाहिए। तो 100 दिया हुआ है, उनके बीच की दूरी, पिंडों का द्रव्यमान आपको 1000 और 2000 दिया हुआ है। इसका आपका m1 है 1000 और इसका आपका m2 है 2000 दिया हुआ है। तो उनके मध्य लगने वाले बल की गणना करनी है। जी आपको दिया रहेगा, अगर नहीं भी दिया रहता है इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है आपका, एफ पूछा जा रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है F = G m1 m2/r²। आर की जगह डी भी लिखा जा सकता है, कहीं पर डी मिलेगा आपको, कहीं पर आर मिलेगा। ये इनका इसका मतलब एक ही है कि उनके बीच की दूरी कितनी डिस्टेंस है उन दोनों की पिंडों के बीच में। तो देखिए आपको फॉर्मूला में अगर वैल्यू रखें तो जी होता है, जी आपका 6.67 × 10⁻11 हो गया। m1 आपको 1000 दिया था, m2 आपको 2000 दिया था, और अपॉन r² में आपका r हो गया आपका 100 और इंटू 100 स्क्वायर किया तो 2 बार लिख दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसको कैसे सॉल्व किया है, जो आपका 1000 × 2000 है उसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁶ लिख सकते हैं उसको। उसके बाद अपॉन में आपका क्या है, इसको लिख सकते हैं 10⁴। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा इससे, तो ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और पहले से ही वहाँ पे -11 पड़ा हुआ है, तो अगर इसको जोड़ेंगे +2 करके तो ये आ जाएगा आपका -9 में। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए खुद ही, कितना इसका आंसर आता है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपका कौन सा है, सेकंड चैप्टर का। इसमें देखिए अगर लाइन ऑफ एक्शन इज इम्पोर्टेंट, ये आपका किस में होता है, लाइन ऑफ एक्शन इज इम्पोर्टेंट किस में होता है, फ्री वेक्टर में, लोकलाइज्ड वेक्टर में, ए और बी बोथ में, या नन ऑफ द दीज में। देखिए जो फ्री वेक्टर था आपका उसके बारे में हमने पता था कि
फ्री वेक्टर हमें कैसे पता चलता है कि फ्री वेक्टर है नहीं है? तो फ्री वेक्टर में हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, हमें सिर्फ एक वेक्टर रहेगा, उस वेक्टर को हम कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर, ये वेक्टर ए है, तो इसको हम इसी के पैरेलल में कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं, ऐसे करके, या ऊपर या नीचे। तो ये आपका फ्री वेक्टर था। उसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो लोकलाइज्ड वेक्टर था वो हमारा वेक्टर था। लोकलाइज्ड वेक्टर में सेम फ्री वेक्टर की तरह था, लेकिन इसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी था। इसको हम उठा के यहाँ से कहीं पे भी नहीं रख सकते। अगर हम यहाँ पर इसको यहाँ पे रख दें उठा के, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट यहीं रह जाएगा, ऑब्जेक्ट ऊपर रह जाएगा और हमारा ये इसका कोई यूज़ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसमें जो आपका फोर्स लाइन ऑफ एक्शन इज इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आपका लाइन जो एक्शन है वो लाइन, वहाँ पे लाइन के लिए ज़रूरी होता है, वो आपका लोकलाइज्ड वेक्टर है। तो पहले का आंसर आपका लोकलाइज्ड वेक्टर हो गया। उसके बाद देखते हैं, आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, तो आपको पूछ रहा है कि कॉम्बिनेशन इसका ए प्लस बी कैसे निकालेंगे हम, इसका कौन सा आपका सही रहेगा। तो यह मैंने आपको बता रखा है कि इसको कैसे हमारा इसको ऐड करते हैं। इसको हम देखिए, जो पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन हमारा गलत है, जिसका मैं डायरेक्ट आपको सही आंसर बताता हूँ कि कौन सा आपका आंसर सही है। देखिए हमारा जो इसको बनेगा, कैसे बनेगा, अगर इसको करके देखें तो देखिए, अब यहाँ पे ए है आपका और ये बी है। हमें वो लिखा था कि हेड से उसके टेल को मिला देना है, ये बना आपका ए और ये बना आपका बी। कुछ नहीं किया गया, इसको बस सीधे आगे ले गए हैं और उसका जो रिजल्ट मिलेगा हमारा ये मिलेगा। तो इस टाइप का जो आंसर दिख रहा है आपको, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर डी सही है। उसके बाद बात करते हैं, आपको सेम वेक्टर वही दिया हुआ है ए और बी, लेकिन पूछ रहा है ए माइनस बी इस टाइम पे। तो देखिए ए और माइनस बी का मैंने आपको बता रखा था कि हमें उसका इन्वर्स कैसे करना है। किसी भी वेक्टर का हम अगर डायरेक्शन चेंज कर दे तो वो आपका माइनस में हो जाता है। तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया आपका, और मैंने बोलता उसके हेड के साथ उसका टेल, तो यहाँ पे ए वेक्टर ये हो गया आपका। तो इसका रिजल्टेंस आपका ये निकल गया। आर इज इक्वल टू निकलेगा आपका ए प्लस बी, लेकिन आपका जो बी है वो आपका माइनस में, तो आपका ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका जो सही है वो आपका सही है, सी वाला आंसर सही है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर इज, कि वेक्टर की प्रॉपर्टी आपकी कैसी होती है, कम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिव होती है, ए और बी बोथ होती है, नन ऑफ द दीज होती है। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है कि आपकी दोनों होती है इसका आंसर, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। तो आपका ए और बी आंसर हो जाएगा। अगर वेक्टर ए को 0 के साथ ऐड करें तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, मॉड ए मिलेगा या वेक्टर ए मिलेगा। तो आपका इसका आंसर डी वाला रहेगा, वेक्टर ए आपको आंसर इसका मिलेगा। उसके बाद देखते हैं, अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है उसका आंसर। ऑप्शन है आपके पास 2 मॉड वेक्टर ए या 2 वेक्टर ए, 0 या 2 प्लस वेक्टर ए। तो इसका आंसर आपका होता है 2 वेक्टर ए। किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी का वही आंसर रहेगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इसमें ये रहता है कि हमारा जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन का हमेशा वही रहता है जो पहले था। डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट पड़ जाता है, लेकिन डायरेक्शन हमारा चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं, जो हमारा इक्वल वेक्टर होता है वो क्या होता है, उसमें ये मैग्नीट्यूड आपका सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अलग होता है, या मैग्नीट्यूड सेम होता है डायरेक्शन सेम होता है। इसका जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा आपका आंसर बी वाला, कि इसका आपका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगा। जो दो सेम वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड वाले, वही आपके इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। उसके बाद देते हैं, जो एन कैप है आपका, पहले जो समझिए कि कैप का मतलब क्या है। इसका मतलब है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने आपको बता रखा था कि इसका आपका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, और इसके बारे में पूरी चर्चा की थी। अभी इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका आंसर बी वाला है, कि जो आपका वेक्टर ए निकालेंगे उसको अगर हम मॉड वेक्टर ए से डिवाइड कर दें तो आपका यहाँ पे एन कैप निकल जाएगा, मतलब यूनिट वेक्टर आपका निकल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, जो आपका कैंची है, जो आपका कैंची है वो किस टाइप का, कौन से क्लास का लीवर है। तो कैंची आपके कौन से क्लास का लीवर है, फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का या फोर्थ क्लास का। जो कैंची है आपको फर्स्ट क्लास का लीवर है। उसके बाद देखते हैं, चिमटा और मनुष्य के हाथ किस प्रकार के लीवर है, मतलब लीवर मतलब उत्तोलक होता है आपका, तो ये आपके थर्ड क्लास के लीवर है। उसके बाद देखते हैं, इलास्टिक कोलिजन में जो पार्टिकल हमारी गति करते हैं, जो हमारे कण गति करते थे, मैंने आपको बताया था कौन सी गति करते थे, वो ब्राउनी गति करते थे। तो जो कण गति करते थे, जो पार्टिकल गति करते थे, वो आपका कौन सी गति करते थे, इसमें ब्राउनी गति करते थे। और इसका आंसर क्या रहेगा कि कहाँ से कहाँ तक गति करते थे, 0 इन्फिनिटी 1 या 0 टू इन्फिनिटी। तो वहाँ पे आपका 0 टू इन्फिनिटी रहेगा। उसके बाद देखते हैं, घर्षण बल जो फ्रिक्शन फोर्स है, किसका एग्जाम्पल है आपका, ये आपका एग्जाम्पल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। जो अब जो पोटेंशियल एनर्जी है और
ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका किसका है, वो आपका कंजर्वेटिव एनर्जी का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखते हैं वेलोसिटी को ट्वाइस कर दें। अगर वेलोसिटी आपने वेग को दुगना कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा पे आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो mv² का मतलब आप समझिए कि आपको वेग को और दुगना कर दिया तो टू टाइम्स हो गया, तो स्क्वायर हो जाएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर आप रहेगा 4 टाइम्स। तो आंसर नंबर सी इसका सही रहेगा। उसके बाद देखिए जो आपका कार्य होता है मैक्सिमम कब होता है, तो आपका कार्य का फॉर्मूला था Fs cos थीटा। तो जब cos थीटा आपका 1 हो जाएगा तब आपका मैक्सिमम कार्य रहेगा। तो cos थीटा 1 कहाँ पे होता है, आपके 0 डिग्री पे। तो अब जब हमारा 0 डिग्री थीटा 0 डिग्री रहेगा तो उस टाइम पे आपका मैक्सिमम वर्क कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं वर्क मिनिमम कब होगा आपका। देखिए आपका वही cos थीटा की वैल्यू मिनिमम कहाँ पे होगी, तो वो 180 पे होगी। तो 180 इसका आंसर रहेगा। उसके बाद देखते हैं आपको कार्य दिया हुआ है, वर्क दिया है 5 जूल, टाइम दिया है 5 सेकंड, तो आपसे पावर पूछा जा रहा है। तो P = आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, P = W/T होता है आपका। तो W = आपका 5 है और T अपॉन में T आपका 5 है, तो 5 से 5 कटेगा, आपका एक आंसर रहेगा। उसके बाद देखते हैं आपके पास 2 बॉडी हैं, 2 पिंड हैं, उनके बीच की दूरी को 4 गुना कर दिया आपने। तो आपका जो F है मतलब फोर्स है उनके बीच लगने वाला, वो कितना टाइम्स हो जाएगा। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था आपका, F = m1m2/r²। ये आपका फॉर्मूला होता था। तो m1 m2 अगर हमने उसकी जो दूरी है उसको 4 टाइम्स कर दिया, मतलब 4 टाइम्स अपॉन में है, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 टाइम्स, तो ये आपका हो जाएगा 1/16 टाइम्स। तो इसका आंसर आपका रहेगा डी वाला आंसर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण। जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल 2 पिंडों के द्रव्यमान के उसके बीच क्या रिलेशन रहता है, जो F का रिलेशन रहता है वो मैंने आपको अभी फॉर्मूले में बताया है कि F जो आपका रहेगा वो आपका d1 m1 m2 अपॉन d² या इसको r² भी बोलते हैं। तो आपका जो रह रहा है वो समानुपाती रह रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल में रह रहा है। तो F समानुपाती m1 + m2, ये आपका गलत है। m1/m2 भी आपका गलत है, ये आपका C वाला आंसर सही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मतलब a(g) और G में क्या आपका रिलेशन है, उस फॉर्मूले के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपका रहेगा G = Gme/re²। ये इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं ये आपको कुछ पुराने क्वेश्चन है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये इसी PDF में मैं आपके पास इसमें डाल देता हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जो ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित मामला है। तो देखिए पूछा जा रहा है कि जो पहला नियम था उसका ताप गतिकी का, वो कौन से नियम से फॉलो करता है, चार्ल्स नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, ऊष्मा विनिमय नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो आपको उस टाइम पे जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उस टाइम पे बताया था आपको कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। देखिए अभी मैंने बता नहीं रखा आप लोगों को अभी, लेकिन इसके बारे में मैं समझाता हूँ। देखिए 2 टाइप की आपकी अभिक्रियाएं होती है, एक होती है आपकी ऊष्माक्षेपी, एक होती है आपकी ऊष्मा शोषी। देखिए यहाँ पे शोषी आ जाएगा, ऊष्मा शोषी आएगा। शोषी का मतलब है कि वो खत्म करता है, मतलब लेता है, उसमें घाटा होता है। क्या होता है, ऊष्मा जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक अभिक्रिया चल रही है, तो ये क्या करेगा, कुछ ऊष्मा लेगा, मतलब उसमें ऐसे डाउन का निशान होगा, ऊष्मा लेगा तो ऊष्मा बोलेंगे ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का शोषण कर रहा है। और देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, तो इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसके बाद ऊष्मा निकलती है, मतलब आपका साइन होता है, तो इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। तो देखिए उसका ऑप्शन देखिए किस तरीके से दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आपके पास प्रतिक्रिया जिससे ऊष्मा विमोचित होती है, प्रतिक्रिया जिससे ऊष्मा अवशोषित होती है। अब देखिए आपको पता है कि अवशोषित वाला तो आंसर बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि वो ऊष्मा शोषी हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऊष्मा शोषी पूछा जाता तो यहाँ पे अवशोषित आंसर सही हो जाता। लेकिन अब आपको अगर विमोचित का मतलब पता नहीं है तो डायरेक्ट आप इसको आंसर सही मान सकते हैं, क्योंकि देखिए अवशोषित नहीं होगा तो विमोचित ही होगा। जबकि तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, प्रतिक्रिया जिसमें न तो ऊष्मा का विमोचन होता है और न ही अवशोषण होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये तो है नहीं। उसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो इसका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा का विमोचित होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है ऊष्मा का कुचालक कौन सा है। तो एल्यूमिनियम नहीं है, गलत आंसर है। तांबा भी आपका नहीं है, चांदी आपका नहीं है, और जो आपका शीशा होता है वो होता है, ये आपका क्या है, ऊष्मा का कुचालक होता है या परिचालक होता है।
देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास, ऊष्मा का एसआई मात्रक कौन सा होता है? तो देखिए आपका एसआई मात्रक जूल होता है। अब न्यूटन किसका होता है? ये आपका फोर्स का होता है, एफ फोर्स का। कैलोरी आपका ऊर्जा का होता है, कितनी कैलोरी ऊर्जा है। केल्विन आपका टेम्परेचर का होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव होता है? देखिए आपको ये भी बता रखा था कि किसके आसंजन और ससंजन बल कौन सा होता है। तो इसका आंसर तो पहले असंजन बल है, क्या? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दो अलग अलग टाइप की चीज़ों को मिल के जोड़ा जाता है। तो अगर हमें वहाँ पे आसंजन बल का और ससंजन बल का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि आपके एक कांच की गिलास को दूसरे कांच के गिलास से पानी की हेल्प से चिपकाना, ये आपका क्या था? अगर सेम चीज़ों को आपस में जोड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते थे? ससंजक बल बोलते थे। अगर अलग अलग कर रहे हैं तो उसको हम आसंजन बल बोलते थे। तो यहाँ पे आंसर इसका आसंजन बल। परासरण आपको पता है, बह के जाना किसी चीज़ को, इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये भी पढ़ा नहीं रखा है, लेकिन इसका मतलब होता है आपका फ्लो होता है कि किस तरीके का फ्लो होता है, अलग टाइप का फ्लो होता है। श्यानता भी आपका एक फ्लो है, पता है आपको, दो परतों के बीच के जो आपका घर्षण बल लगता है द्रव में, और उसका पृष्ठ इतना आपको पता है, जिसके कारण आपके वर्षा की बूंदें गोल होती है, पानी की बूंदें गोल होती हैं। उसका देखिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है आपके पास। पवन सदैव कैसी गति करती है? मतलब जो हवा की बात चल रही है, वायु की बात चल रही है, वो कैसे गति करती है? तो हमेशा वो आपकी क्या करेगी, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से कम प्रेशर की ओर बहेगी। तो अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर बहना। हवा में नमी का मापन किससे किया जाता है? आर्द्रता द्वारा। अगला है आपके पास कि डैश डैश वायु का प्रसार होता है। वायु का प्रसार कैसे होगा आपका? गर्म करने पर। ठंडा करेंगे तो सिकुड़ जाएगी, अगर गर्म करेंगे तो फैलेगी। तो उसका मतलब प्रसार का मतलब आपका फैलाना है उसको। गर्म वायु आपकी क्या होती है? देखिए ठंडी वायु से हल्की होती है और इसलिए गर्म हवा ऊपर उठती है। ये आपको देखिए ऊपर वाले से भी पता चल रहा होगा, प्रसार हो रहा है। गर्म वायु आपकी क्या होगी? हल्की होगी ठंडी वायु से। और जबकि आपका जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है तो वायु का उस स्थान पर दाब कम हो जाता है। देखिए आपके यहाँ पे अगर कोई गर्म वायु थी, इस लेवल पे गर्म वायु थी, अगर वो हमने टेम्परेचर दिया तो ये ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे जो अपना प्रेशर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है। तो ये चीज़ें जो आपको याद है उसको आप नोट मत कर लीजिए, लेकिन जो चीज़ें आपको याद नहीं है उसको आप अच्छे से नोट करके रखिए अपने पास। उसके बाद अगला आपके पास, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ क्या है? कि ईंधन आपका पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ये सबसे मेन चीज़ है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। एक थर्मामीटर का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? ये आप सबको पता है कि टेम्परेचर नापने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए विज्ञान में डैश डैश को एक ही नाम तरल दिया गया है। देखिए गैसों और द्रवों दोनों को आपको क्या बोला गया है? विज्ञान में तरल बोला गया है, क्योंकि इनके गुणधर्म लगभग सेम होते हैं। एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा को डैश में बदलता है, तो आपका किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला तापमापी पदार्थ है वो आपका पारा है। पारा का यूज हमारा मैक्सिमम जगहों पे तापमापी के रूप में होता है। ऊष्मा का प्रभाव डैश डैश के अंतर में परिणाम स्वरूप होता है। ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है? टेम्परेचर। कहाँ से? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर आपका इसका प्रभाव होगा। उसका देखिए किसी तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल का अंकीय मान सेम होता है। ये आपको बता रखा है। ऐसे मैंने आपको 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पे आपका कितना होता है? 40 होता है। -40 पे आपका दोनों सेम रहेगा। उस बर्फ का एक टुकड़ा एक गिलास में पानी में तैर रहा है, तब बर्फ में पिघलता है तो पानी का स्तर पर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थिर रहेगा। बहुत लोग कर देते हैं कि बढ़ जाएगा, तो लेकिन यहाँ पे क्या आपका आंसर रहेगा? स्थिर रहेगा। 1 हार्स पावर 1 HP बराबर कितना होता है? ये भी आपको बता चुका हूँ, 746 वाट होता है। अब आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछता है, घुमा फिरा के ये क्वेश्चन हर जगह पूछा ही जाता है। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? ऑप्शन आपके पास जो रहेगा वो इसमें से सही आंसर क्या था आपका? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है और फिर बढ़ जाता है। क्वेश्चन बनता है कि आपका घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है पानी का? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका घनत्व मैक्सिमम होता है। जब नमक को बर्फ के साथ ठीक से मिश्रित किया जाता है तो उसका गलनांक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? गलनांक उसका कम हो जाएगा। ये चीज भी आपको नोट कर लेनी है। तापमान का ऐसा यूनिट आपको पता है, केल्विन है। उसके बाद आगे देखिए, अगला आपके पास देखिए, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब जिसमें ऊष्मा खत्म हो रही है, ह्रास हो रहा है, और ऊष्मा क्षेपी क्या होता है? उसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व सामान्यतः घटता है। ये भी आपको पॉइंट याद कर लेना है।
उसके बाद देखिए, यदि डैश डैश समान है तो निकाय तापीय संतुलन में होगा। अगर टेम्परेचर आपका समान रहेगा तो निकाय का तापीय संतुलन रहेगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे कुछ आप प्रेशर तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि आप ये टेम्परेचर संतुलन की बात कर रहे हैं। तो अगर प्रेशर की बात करें कि आपका जो दाब है वो संतुलन होगा, तो यहाँ पे प्रेशर तब आएगा आपका। एक गैर वाष्पीय ठोस पानी में छोड़ा जाता है तो इसका क्वथनांक में क्या होगा, तो उसमें आपकी क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। ग्रीष्मकालीन में मिट्टी के घड़े में रखा जाता है क्योंकि क्या होता है, उसमें वहाँ पे वाष्पन की प्रक्रिया होती है और वहाँ पे क्या होता है, आपका पानी ठंडा हो जाता है। ये चीज़ भी आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए, कांच, तांबा, सीसा तथा जल में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्चतम रहता है, तो सबसे विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा किसमें होती है, वो आपकी जल में होती है। जब एक धातु की अंगूठी को या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र को क्या होता है, उसके छिद्र पे क्या होगा, तो वो फैलेगा आपका। कभी भी अगर आप कोई भी लोहे का टुकड़ा या किसी को भी गर्म करेंगे तो वो फैलता है। अब पानी का घनत्व तो आपका मैक्सिमम किस पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 केल्विन आपका किसके बराबर होता है, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, -270 डिग्री सेंटीग्रेड के। यहाँ पे माइनस चिन्ह का आप अच्छे से ध्यान रखिए कि कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगले आपके, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती, क्योंकि बुरादा क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है। अगर उसके ऊपर से उष्मा रखी जाए, उष्मा पड़ती भी है तो उसको बर्फ तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि उष्मा का क्या होता है, आपका कुचालक होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा, देखिए जितना भी आप समुद्र तल पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए समुद्र तल पे आपको उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उससे कम ही होगा आपका पर्वतों पे। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये चीज याद रखनी आपको, इंपॉर्टेंट है, ऐसे नाम आपको याद रख लेने जहां पे मिलते हैं। देखो, स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ इसको बोला जाता है। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलन का प्रयोग, तो ये फ्रेयन का यूज किया जाता है। ये आपको बहुत जगह दिखा भी होगा और आपको याद भी होगा। दूर से चमकते पिंड का तापमान किस यंत्र द्वारा नापा जाता है, पायरोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाले होते हैं, उनको किससे नापते हैं, वो भी पायरोमीटर से। बहुत दूर, जैसे हम आपको ये भी पूछा जाता है कि सूर्य का टेम्परेचर किसके द्वारा नापा जा सकता है, तो आपको वहां पे भी पायरोमीटर मानना। तो जो भी दूर की स्थिति होगी उसको हम नापेंगे तो उसको हम पायरोमीटर से नापेंगे। उसके बाद देखिए, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां, चालन, संवहन, विकिरण में चालन और संवहन दोनों में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्न तापमान तक ऊष्मा का संचरण होता है, तो वो संवहन विधि द्वारा आपका होता है। इन आपको ये चारों, चालन, संवहन, विकिरण, इन तीनों के बारे में देख लेना है कि किस में किसके द्वारा होती है। या मैंने आपको बता भी रखा कि चालन में कैसे होता है, संवहन में कैसे होता है, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है विद एग्जाम्पल के साथ, और इनके बीच में डिफरेंस भी आपको पूरा बता रखा था। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार आपकी यात्रा करती है, वो आपका विकिरण इसका आंसर रहेगा। कमरे के ताप पे कौन सी वस्तु तरल अवस्था में बनी रहती है, पारा आपका कमरे के ताप पे तरल अवस्था में मिलता है। तरल पदार्थ का क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर आपका जो टेम्परेचर होगा वो नियत रहेगा। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण से ऊष्मा प्राप्त करती है, तो वो है स्थलीय विकिरण के द्वारा। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला देखिए, मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व डैश डैश द्वारा नापा जाता है। अगर उससे किससे मेजर करेंगे उसका जड़त्व, हम उसके द्रव्यमान से मेजर किया जाता है। यहाँ पे आपका वेट, द्रव्यमान, वेग या इस टाइप के जितने भी ऑप्शन मिलेंगे आपको इसमें ध्यान रखना है। इस चीज़ को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है कि हम उसका अगर जड़त्व को मेजर करेंगे तो उसके किसके द्वारा करते हैं, तो उसके द्रव्यमान द्वारा करते हैं। वायु के वेग की माप करने के वाले उपकरण को क्या बोलेंगे, एनीमोमीटर। पूछा जाता है एनीमोमीटर क्या होता है, तो ये आपका वायु का वेग नापता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में जी का मान कहाँ पे क्या होता है, देखिए विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। देखिए विषुवत रेखा ध्रुवों वाला वो आपको बहुत जगह पे मिलेगा, गुरुत्वीय त्वरण पे भी, और जैसे कि मैंने आपको कल भी पढ़ाया हुआ था वहाँ पे भी आपका, और उष्णकटिबंधीय वाले में भी आपको पता है कि विषुवत और ध्रुवों पे क्या क्या किसकी वैल्यू होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास, किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते ही समय उसके पथ पर किसी बिंदु की स्थिति ऊर्जा जितनी कमी होगी उसमें, देखिए ये मैंने आपको बता रखा था कि जितनी भी आपकी स्थिति ऊर्जा में कमी होगी उतनी आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। जबकि दोनों, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो आपके न्यूट्रल रहेंगे, सेम रहेंगे।
तो इसका मैंने आपको न्यूमेरिकल भी बताया हुआ था कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इसके आपके यहाँ से न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये भी आपका पूछा जा सकता है। ऊर्जा रूपांतरण की दर को डैश डैश कहते हैं, तो उसको आपको क्या बोलते हैं, शक्ति बोला जाता है। P = W/T होता है। यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, क्योंकि वहां पे आपकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी उस कंडीशन में। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है 1 किलोवाट आवर बराबर, मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है तुम्हारा, 3 × 6 × 10⁶ जूल होता है। आगे बात करते हैं, कार्य करने की दर को आपका शक्ति बोला जाता है, यह भी क्वेश्चन देख चुके हैं। औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा और कुल दिए गए समय से विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होता है कि आपको अगर फॉर्मूला याद है तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। वहाँ पे आपको सही से सोचना है। यहाँ पे उपयोग की गई ऊर्जा की बात चलिए, आपको ये नहीं कि यहाँ पे आप इसको वर्क की तरह लेंगे। अगर ये न्यूमेरिकल भी आपको पूछा जाता है तो यहाँ पे अगर ऊर्जा दी जाती है तो यहाँ पर आपको देखना है इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा जहाँ पे आपको किस फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू रखनी है, आपको ये नहीं पता, जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि अगर हमें फॉर्मूले सारे याद भी है तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो उसके लिए आपको एक वीडियो बनेगी जिसमें सारे आपके न्यूमेरिकल रखे जाएंगे। उसके बाद देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल को उसमें लगने वाले क्या बोला जाता है। आपको डायरेक्ट बोला जा रहा है M × A क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, F = ma होता है आपका। तो यहाँ पे आपका फोर्स हो जाएगा, बल हो जाएगा। किसी आवेशित वस्तु के से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया को क्या बोला जाता है, भूसंपर्क बोला जाता है। ये आपको परसों ही मैंने पढ़ा रखा है। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, अर्थिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो अवांछनीय करंट होता है जो हमें कोई यूज का नहीं होता, उससे हमारी बॉडी को कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए उसको ग्राउंड किया जाता है, भूसंपर्कित किया जाता है। उसके बाद अगला आपके दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए आपका फॉर्मूला क्या था, F = समानुपाती m1 m2/r² होता है। जैसे आपका q1 q2/r² था, डायरेक्ट वही सेम फॉर्मूला होता है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, क्या पूछा जा रहा है, उनका बल जो फोर्स है द्रव्यमानों के क्या होता है, तो द्रव्यमानों के समानुपाती है आपका। देखिए उसके बाद अगला है आपका, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण g है, आपका सतह पर गुरुत्वाकर्षण आपको g दिया हुआ है, तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा हो तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो, तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण आपका क्या होगा। देखिए आपका द्रव्यमान अगर आधा दे दिया तो वहां पे आपका, हमने अभी बात की थी कि द्रव्यमान से ही हम अपना गुरुत्वाकर्षण को मेजर कर रहे हैं, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, g/2 हो जाएगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिमाण होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का द्रव्यमान बोलते हैं। देखिए m × A। अगला आपके पास, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का डैश बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, विस्थापन बोला जाता है। प्रारंभिक से आपका अंतिम दूरी पूछा जाए, चाहे वो ऐसे जाए कहीं से भी जाए, तो वहां पे आपका क्या होगा, वो उसका विस्थापन बोला जाएगा। ये आपको याद रखना है, विस्थापन और दूरी में अंतर होता है। अगला आपके पास है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति डैश डैश उदाहरण है। तो एक समान त्वरित गति का उदाहरण है, या मैंने आपको बताया था ग्राफ वाले चैप्टर में किस तरीके से ग्राफ बन रहे थे। वहां पे उन ग्राफों को आपको सबको याद रखना है। वहां से आपके डायरेक्ट ग्राफ भी पूछ सकता है, या फिर इस टाइप की न्यूमेरिक ये लिख के भी पूछ सकता है आपको, सिंपल सा। ये आपको ग्राफ के माध्यम से भी पूछा जा सकता है कि इस टाइप का आपका है V और A में, इस टाइप का है, या आपका ऐसे करके ग्राफ बन रहा है, ये किस चीज़ का ग्राफ है, ऐसे ग्राफ बन रहा है तो किस चीज़ का ग्राफ है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पे। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। उसके बाद पवन का वेग बढ़ने से वायु का जो आपका प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। अगला देखिए, 1 मीटर/सेकंड आपका कितना होता है, 18/5 किलोमीटर/आवर। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है 1 किलोमीटर/आवर = कितना होगा आपका, 5/18 मीटर/सेकंड। इस चीज को भी, इन दोनों चीजों को आपको नोट कर लेना है। देखिए अगर आप ये पूछा जाता है आपको एक यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5/18 मतलब 5/18। और अगर इससे ये पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 18/5।
तो ये दोनों चीज़ें याद कर लीजिए, ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे, मैथ्स वालों को खासकर, और फिजिक्स में भी आपके बहुत जगहों पे यूज किया जाएगा। उसका अगला आपके पास वस्तु के एक समान सरल रेखीय गति अगर कोई कर रहा है तो उसमें आपका क्या सेम रहेगा, वो आपका वेग सेम रहेगा। अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है तो एक समान गति कहलाएगी। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। उसका देखिए, यदि दूरी समय आलेख में एक वक्र होता है तो जो आपका एक वक्र होता है तो वहां पर क्या होगा, आपका विस्थापन सेम होगा। दूरी समय आलेख का ढाल आपका चाल को शो करता है। ये चीजें आप उस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, फिजिक्स वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें वो अवेलेबल है, उसमें आपको सारे ग्राफ के बारे में अच्छे से समझा रखा है। अभी यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु पे वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका संवेग आपका कितना होगा। यहाँ पे आपका संवेग हो, आवेग हो, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं। ये चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने, हर फॉर्मूले से आपका इस टाइप का क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका दोगुना हो जाएगा। ये देखिए, उसके बाद क्या है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल F तथा बल लगाने का समय की गुणनफल मतलब T, F इंटू टी पूछा जाए तो उसको आपका क्या बोलते हैं, संवेग बोला जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए, यदि किसी वस्तु पे का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। देखिए, गतिज ऊर्जा क्या थी आपकी, हाफ mv² थी। आपसे क्या बोला गया, वेग को आधा कर दिया, 1/2 कर दिया, तो ये आपका 1/4 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि स्क्वायर है आपका, तो 1/4, तो 1/4 गुना हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कर लेने, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद देखिए, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समाई है तो आपको बता दिया अभी एक समान चाल हो जाएगी उसकी। अगला आपके पास, जब वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसकी स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती हुई जाती है। 1 वॉट बराबर आपका क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड होता है। उसका अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की तरल में रखा जाता है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उत्प्लावन बल बोला जाता है उसको। v = u + at में u आपका क्या है, प्रारंभिक वेग है, v आपका क्या है, अंतिम वेग है, a आपका क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है, और t आपका क्या है, टाइम है। ये क्या है, आपका गति का पहला नियम है। उसके बाद देखिए, अगला आपका ये देखिए, वेग समय आलेख में क्षेत्रफल डैश डैश प्रदर्शित किया जाता है, वो आपका डिस्टेंस प्रदर्शित करता है। जो दूरी है आपकी प्रदर्शित करता है, किसको, क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है।